इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और जिस तरह से ये ज्ञात है कि हम लोग प्रति सप्ताह साइबर पर बात कर रहे हैं, साइबर अवेयरनेस, इस एपिसोड के पीछे का मूल उद्देश्य यही है कि हम साइबर के मामले में जागरूक हों। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं है। यदि इन सब से हम अवेयर रहेंगे तो किसी भी तरह की घटना से हम लोग बचे रहेंगे। इसी को केंद्र में रखकर ये एपिसोड हमने शुरू किया है, जिसमें देवास सीएसपी दिशेश जी अग्रवाल हमें इन तमाम जो नॉलेज हैं, जो अवेयरनेस है, उस पर प्रति सप्ताह संबोधित कर रहे हैं। और आप सभी अतिथियों का एक बार मैं परिचय करा देता हूँ। सीएसपी साहब से आप सभी परिचित हैं। आज दूसरे सप्ताह हम फिर इसी विषय पर बात करेंगे। देवास शहर के वरिष्ठ व्यापारी राधेश्याम जी सोनी, आपका बहुत स्वागत है। दृष्टिहीन छात्रावास के डायरेक्टर आदरणीय बलजीत जी सलूजा साहब, आपका बहुत स्वागत है। आनंद विहार रहवासी संघ के अध्यक्ष जामलिया जी हैं। कंप्यूटर से कश्यप जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार पवार जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिभा हमारे बीच में है, सुदेश जी सांगते, एक बड़ा नाम है, आपका बहुत स्वागत है। आज आपका जन्मदिन भी है, आपको बहुत शुभकामनाएं। और यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले शुक्रवार को हमने ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन की जो तमाम घटनाएं हुई हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेके जो सावधानियां हैं, उस विषय पे सीएसपी साहब ने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। आज का जो विषय है वो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर को लेकर किस तरह की घटनाएं घट रही हैं और इसको लेकर किस तरह की सुरक्षा सावधानियां और बढ़ती जानी चाहिए, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों के बीच से हट जाऊंगा। आप और सीएसपी साहब आपस में डिस्कस करके आपकी जो शंकाएं हैं उनको आप दूर कीजिएगा। आपसे ही बात शुरू करते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट 1 to 1 बात करें। सर, हम लोग शाम के टाइम में जब भोजन करने के बाद में जब हम लोग वॉकिंग पे निकलते हैं, वॉक करने के लिए, तो हम युवाओं को, हम अधिकांश बच्चों को देखते हैं, या तो वो गाड़ी पे ही मोबाइल से बात करते हैं, या वो पैदल भी वॉक के लिए निकलते हैं, या कोई काम के लिए निकलते हैं, तो भले ही वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, वो सिर्फ मोबाइल पे ही अपना ध्यान देते हैं। अब इससे कई बार क्या होता है कि या तो कोई सड़क से आने वाला बाइक वाला उनसे टकराता है, क्योंकि उन लोगों को कोई ध्यान ही नहीं होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं, या कौन हमारे पास से जाता है, या कौन सी स्पीड से कौन सी गाड़ी निकल गई है। इस पर कोई मतलब किसी बच्चे का कोई ध्यान नहीं है। ये इस तरह के विषय होते हैं, कई बार जो आपने बताया, इवन अपराध भी घटित हो जाता है। जो मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं जो ऐसे ही होती हैं। हम वास्तव में बात करते जा रहे हैं और हम बेफिक्र होकर अगर बात करते हुए जा रहे हैं, और जो मोबाइल स्नैचर उसका ध्यान अगर हमारी तरफ गया है और देख रहा है कि हम बहुत अवेयर नहीं है आसपास हमारे क्या चल रहा है, तो हमारे साथ आपराधिक घटना भी हो सकती है। दूसरा जो आप बता रहे हैं कि स्क्रीन टाइम के बारे में जो आप बात कर रहे हैं कि लोग यंगस्टर्स बहुत यूज़ करते हैं मोबाइल, तो डेफिनेटली वो हार्मफुल है ही हमारे शरीर के लिए। तो ये तो मतलब सेल्फ अवेयरनेस और हमें खुद इस चीज़ को देखना होगा कि हम कितना स्क्रीन टाइम हमारा आ रहा है। आजकल तो मोबाइल में एप्लीकेशन से जो हमें बता देती है कि दिन भर में हमने कितना मोबाइल का यूज़ किया, तो डेफिनेटली वो हमें ऑन करके रखना चाहिए ताकि हम ये देख पाएँ कि हम कहीं लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं। तो ये करना चाहिए हमें। आप कंप्यूटर सेंटर से जुड़े हुए हैं और कई सारे बच्चों को भी आप प्रशिक्षित कर रहे हैं। आपकी कोई ऐसी कोई समस्या हो जो आप सबसे पूछ सकें? जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है लोगों का, और जैसा कि आपने चर्चा की कि टाइमिंग, स्क्रीन टाइमिंग सर ने बोला कि बढ़ते तो हम इस चीज़ को दो तरीके से, एक तो लोग कर ही रहे हैं, उस चीज़ में जा ही रहे हैं। तो मेरा ऐसा छोटा सा प्रश्न ये है कि सर अवेयरनेस हम सोशल मीडिया के थ्रू ही उनको पहुँचाएँ, तो हम क्या आगे कर सकते हैं? टाइम तो वो दे ही रहे हैं, बट हमारी ओर से वो टाइम दें, बट अच्छी चीज़ें जानें अबाउट साइबर सिक्योरिटी के संबंध में लास्ट वीक की एक ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे था। तो डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगी। हाँ। और हम बहुत
सारे आपने देखा होगा कि हम कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव चैनल्स रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी रहते हैं, यूट्यूब पे भी रहते हैं, जिनको हम सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी अच्छी हमें नॉलेज उसमें मिलती है। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसका जो जो टाइम है वो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, उस टाइम को हम कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन मोबाइल को यूज़, जब हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो हम कितना टाइम हम अपना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर है। हमें देखना होगा और रिव्यू करना होगा कि हम लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं। भगवान साहब मीडिया से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी घटना आपको याद आती हो तो सर से डिस्कस कर सकते सर अक्सर मामलों में ये होता है कि जो भी बैंक में फ्रॉड होता है वो लोग बाहर के होते हैं, दिल्ली के होते हैं, गुड़गांव हरियाणा से होते हैं या बिहार यूपी से होते हैं। तो उसमें पुलिस के लिए क्या चुनौती हो जाती है जब कोई व्यक्ति आता है आपके पास कि साहब मेरे साथ ये बैंक की लूट होगी? इसमें जब भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है किसी भी व्यक्ति के साथ और वो थाने पर अगर रिपोर्ट करता है तो उसके दो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हैं। एक तो 1930 पर वो कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in साइबर क्राइम पोर्टल है, रिपोर्टिंग पोर्टल, तो उस पर हम रिपोर्ट कर सकते हैं। वो हमसे फ्रॉड के बारे में डिटेल लेते हैं। इवन हम अगर 1930 पर भी कॉल करते हैं तो वो जो फ्रॉड हमारे साथ हुआ है उसकी डिटेल लेते हैं और तुरंत उन अकाउंट्स, जिन खातों में पैसा गया है, हमारे अकाउंट से डेबिट हुआ, उन अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ है, तो जितने भी अकाउंट्स उस फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं उनको कोशिश करते हैं कि उन्हें तुरंत फ्रीज़ किया जाए ताकि पैसा वो वहाँ से विड्रॉ ना हो सके, पैसा फ्रीज़ हो जाए और फिर आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई है उनको करके पैसा जिसके साथ चीटिंग हुई है कंप्लेनेंट है उसको रिवर्ट किया जा सके। अब इसमें चुनौती वाली बात जो आप बता रहे हैं वो ये रहती है कि कई बारी जो फ्रॉडस्टर है वो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ एमपी, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, आउट ऑफ स्टेट फ्रॉडस्टर वहाँ बैठ के ऑपरेट कर रहा होता है और कई बार ऐसे केस भी देखने को मिलते हैं कि वो ऑपरेट किसी और स्टेट से कर रहा है, अकाउंट किसी और स्टेट के और पैसा कहीं और से विड्रॉ हुआ है। तो डेफिनेटली चैलेंज तो रहता है, लेकिन फिर भी डिजिटल ट्रेस रहते हैं इसमें और डिजिटल ट्रेस के माध्यम से हमें लॉग्स वगैरह मिलते हैं जिससे हमें उसकी लोकेशन पता लगती है और आगे फ्रॉडस्टर पकड़ा होता है। और कई सारे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी देख रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों के पैसे भी रिवर्ट हो रहे हैं। सलूजा साहब, आपके मन में कोई यदि प्रश्न हो तो आप सर से बात कर सकते हैं। सर से कि वो है कि आजकल सीनियर सिटीजन को लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है और उनको पूरा पता नहीं रहता है कि मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है, तो जस्ट मोबाइल देखते हैं, कोई बटन दबा देते हैं सब, लेकिन पता नहीं कहाँ बात पहुँच जाती है, एकदम साथ देखने नहीं वो सब शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग सुरक्षित करें लोगों को, वो सुरक्षा महसूस करें। देखिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल फ्रॉड करने का जो मोड है वो बेसिकली मोबाइल ही मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। तो हम जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कि वो जो उनके मेन अकाउंट्स हैं, जो उनके पेंशन अकाउंट्स हैं या प्रोविडेंट फंड का, जीपीएफ का पैसा जिन अकाउंट्स में उन्होंने सेव कर रखा है, पार्क कर रखा है, उन अकाउंट्स में वो कोशिश करें कि उनसे हट के कोई ऐसा अकाउंट चूज़ करें जिसमें वो ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई आईडीज़ को यूज़ करें और उतना ही पैसा उन अकाउंट्स में रखें जो उनको डेली ट्रांजैक्शन पर यूज़ आता है। फिर वापस से जो है ना उसको अगर पैसा ख़त्म हो जाता है तो उस अकाउंट को वो उसमें पैसा डाल सकते हैं, तो फिर उससे ऑनलाइन छोटे छोटे ट्रांजैक्शन जो कर सकते हैं वो करें। कई बार मैं सजेस्ट ये भी करूँगा कि जो आपके अकाउंट्स में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो कोशिश करें कि वो अपना मेन नंबर ना रहे, कोई ऐसा नंबर रहे जो नॉर्मली सभी के पास ना हो ताकि वो फ्रॉड से हम बच सकें। तो ताकि अगर फ्रॉडस्टर कोशिश भी करे ओटीपी लेने की तो वो आपके मोबाइल पर ओटीपी आए नहीं जिस मोबाइल पर उसने कॉल किया है। सर आपका कोई प्रश्न? सर आजकल क्या है, जैसे जो पुराने मोबाइल जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो बाज़ारों में लोग खरीदने आ रहे हैं और उससे लोगों का डाटा चोरी कर रहे हैं, ये भी एक समस्या है। डाटा चोरी करने में नहीं होता उसमें जो नंबर नहीं, सेव होते उसमें हैं, क्या रहता है वो सर नंबर कि जो जैसे सेव होते आपका हैं, पुराना मोबाइल है तो वो फिर उसको किसी भी तरीके से वापस ओपन करते हैं उसमें और वो स्कैन करके जानकारी उसमें से आपकी पर्सनल जानकारी निकाल लेते हैं, आपका आधार नंबर, पेन और ये चीज़ें निकाल के वो फिर इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम हमारा मोबाइल कहीं बेचते हैं, जैसे आप सेकेंड मोबाइल तो नॉर्मली हम फॉर्मेट करके ही देते हैं, हाँ, तो फॉर्मेट करने के पश्चात डेटा रिट्रीव करना मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये हमें ये भी इसमें भी हमें सतर्कता ये रखनी है कि अगर हम अपना मोबाइल
दो चीज़ें यहाँ हम बेच रहे हैं, तो जिस समय हम मोबाइल को बेच रहे हैं तो हम उसको डेटा एक बार दो बार मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं ताकि हम एश्योर्ड रहें कि हमारे डेटा कहीं से भी लीक नहीं होगा। दूसरा, अगर हम मोबाइल रिपेयर के लिए भी देते हैं तो कोशिश करें उसमें 2 लेयर 3 लेयर सिक्योरिटी रहे, हमारा मोबाइल पे मेन स्क्रीन पे लॉक रहे, फिंगरप्रिंट रहे, फेस आईडी रहे, और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल एप्लीकेशन हैं उनमें भी लॉक रहे जब आप उसको रिपेयर करने के लिए दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। व्यवसायी संघ के अध्यक्ष जामले जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि कभी कभी फ़ोन आता है किसी भी नंबर से। एक बार मेरे पास ही फ़ोन आया, बोले कि ये आपको ये लॉटरी खुली है, ऐसा हुआ है ना। तो मैंने कहा भाई ये लॉटरी खुली है तो आप मेरे को पहुँचा दो पैसे। बोले क्या एक OTP आ रहा है, ये मैं आपको आप OTP बता दो। और उस दिन मेरे अकाउंट में करीब 2 से 3 लाख रुपये पड़े थे। 3 अक्षर मैंने बताए तो एकदम मेरा दिमाग घूमा, मैंने वो फ़ोन काट दिया। दोबारा फिर उसका फ़ोन आया, बोला सर आपने OTP नहीं बताया। मैंने कहा नहीं आप कौन हो, मैं क्यों OTP बताऊँगा भाई, मेरे कुछ भी इनाम खुला है मेरे नंबर पे, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो आप। हाँ, तो उसके लिए क्या सतर्क रहेंगे? उसकी भी सतर्कता ये रखनी हमें कि एक तो अननोन कॉलर हमसे, देखिए बैंक भी बार बार एडवाइजरी जारी करते हैं। हाँ। इवन हम देखते हैं कि RBI की एडवाइजरी कई बार TV पे फ्लैश होती हैं, टाइम टाइम पे फ्लैश होती हैं कि हमें अपना OTP शेयर नहीं करना है, अननोन पर्सन से हमें OTP शेयर नहीं करना है। तो जैसा कि आपने सतर्कता रखी और आपने OTP शेयर नहीं किया तो आपके अकाउंट से पैसा डेबिट नहीं हुआ, और अगर आप OTP शेयर कर देते तो पैसा डेबिट हो जाता। तो हमें इसके बाद भी वो पैसा मैंने बेटे के अकाउंट में हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र किया, एकदम मेरा दिमाग घूमा, बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। कभी कभी सर ये फेसबुक के ऊपर भी आता है, मान लो जो ID रहती है उससे आता है, बहुत बार आता है कि ये गाड़ी इतने लाख की इतने में हम दे रहे हैं आपको। तो उसके वो लिए अर्ज क्रिएट करते हैं कि हमें फ़ायदा होगा। हाँ कम से कम मतलब अर्ज क्रिएट कर दी कि 10 लाख की गाड़ी है और क्योंकि मैं जो है बेच के जा रहा हूँ उसे मात्र 2 लाख में दे दूँगा, तो वो एक ग्रीड क्रिएट करते हैं। और अगर हम उस ट्रैप में फंस गए तो हमें समझना होगा कि पॉसिबल नहीं कि 10 लाख की कोई गाड़ी 2 लाख में दे देगा। तो वैसे ही अगर हम इस तरह से सतर्क रहेंगे तो इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सकता है। प्रतिष्ठित व्यापारी सोनी जी हैं, आपके मन में भी कोई ख्याल है? मेरा मन में सब ये है कि लोगों ने जाता है कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, मेरा बंगला खाली पड़ा हुआ है, तो आप देखने के लिए इसमें उठेंगे क्या? इस फेक न्यूज़ आती है तो क्या वो सही आती है? देखिए मैंने पिछली बार भी डिस्कशन में बताया था कि फ्रॉडस्टर्स नीड ऑफ टाइम, मतलब समय, करंट पर्सपेक्टिव में क्या चल रहा है उस चीज़ को ये लोग ग्रैब करते हैं और उसी के आधार पे एक ट्रैप क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोविड के टाइम इस तरह के कॉल्स आते थे लोगों के पास कि पैथोलॉजिस्ट के पास कॉल्स आए और एक दो के साथ फ्रॉड भी हुए कि हम करीब 50 लोग हैं, हमें एक साथ ब्लड टेस्ट कराने हैं, तो हम ब्लड टेस्ट करवा लेंगे और जो है वो आप पैकेज बता दीजिए, और फिर वो OTP सेंड किया और उनके साथ फ्रॉड हुआ। तो n नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं फ्रॉड करने के, और एंड रिजल्ट यही होता है कि जो जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है उसका पैसा डेबिट हो जाता है। तो इस तरह के अगर आप हमें कोई प्रॉपर्टी हायर भी करनी है तो बहुत वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपके जो होटल्स की और इन सारी चीज़ों की बुकिंग करते हैं, तो आप उनके माध्यम से अगर ये सब ट्रांजैक्शन करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपके सेफ और सिक्योर रहेंगे। नॉन वेरीफाइड पोर्टल से, एप्लीकेशन से अगर इस तरह के ट्रांजैक्शन करेंगे अनआइडेंटिफाइड पर्सन के माध्यम से करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो ट्रैप और हम उसमें फंस सकते हैं। लगभग कई सारे विषयों पर बात हो गई, क्योंकि हमारा जो मूल विषय है वो फेसबुक के से रिलेटेड अकाउंट्स को लेकर है। सर, इसको संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को यदि कोई एहतियात हो इन मंचों को लेकर तो कृपया आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आजकल मोस्टली हम सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, और इनमें इन एप्लीकेशंस में जब हम हमारी यूज़र ID क्रिएट करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, उसमें कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हों, उसमें न्यूमरल्स हों, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स हों उसमें। तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम क्रिएट करें और हम कोशिश करें कि समय समय पे हमारा पासवर्ड चेंज करते रहें ताकि वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, किसी भी स्टेज पर वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो हम उसको पासवर्ड को कोशिश करें कि समय अवधि के बाद उसे चेंज हो। जो हमारे इस तरह के अकाउंट्स होते हैं उन पर अगर अनआइडेंटिफाइड यूज़र्स से हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, कॉल्स आ रहे हैं,
तो हम कोशिश करें कि उसे रिसीव ना करें या उसे एक्सेप्ट ना करें। लेकिन हो सकता है कोई ट्रैप हो, हम क्योंकि हमें नहीं पता कि बिहाइंड दैट अकाउंट कौन है, और हम उस अकाउंट को की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर आगे फिर और इंटरेक्ट करें और कहीं हम ट्रैप हो जाए, तो हम कोशिश करें कि जो अनआइडेंटिफाइड अकाउंट्स हैं उनसे ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब बातचीत किसी भी प्रकार की हम ना करें। जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी ईमेल आईडी होती है, हमारा एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, वो कोशिश करें कि उसे पब्लिक ना करें। हमारे अकाउंट को हम सिक्योर रखें। अगर हमें अनआइडेंटिफाइड कोई यूज़र की तरफ से कोई पोस्ट आ भी रही और हम मतलब उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं हम उस पोस्ट को ब्लॉक करें, स्पैम रिपोर्ट करें, ताकि जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो इंस्टा हो चाहे फेसबुक, उस पर वो जो भी लीगल एक्ट उस पर वो करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं हमारे, वो मैंने देखा है कि हमारे पासवर्ड्स अगर वीक होते हैं और या फिर हम हमारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, उस कारण से हमारे अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और कोशिश करें कि जो हमारे फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो हमारे जो फ्रेंड्स हैं जिनसे हमें शेयर करना है उन्हें शेयर करने में पब्लिक ना करें, क्योंकि अगर हम पब्लिक डोमेन में उन्हें कर देंगे तो फिर वो सभी जगह अवेलेबल रहेंगे। और हमें अगर किसी इंडिविजुअल को शेयर करने तो भी उसका ध्यान रखें, या फिर लिमिटेड लोगों को शेयर करने तो वो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं इन सब एप्लीकेशन पर, तो हम इनका इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हम एहतियात रखेंगे। तो और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे आजकल एक नया फ्रॉड की बात है, मैं बता देता हूँ कि टास्क रिलेटेड फ्रॉड्स आते हैं। इंडिविजुअल्स को टास्क बोल के कि आप ये टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, और टास्क होते और वो पैसा उनके खाते में रिफ्लेक्ट होता भी है। फिर वो और ग्रीड देते हैं कि अब आप चलो इतना टास्क आपने कर दिया, अब ये और टास्क आप कर दो, तो फिर आप इतने पैसे डाल दो तो हम पैसे जो है ना आपके पैसे पूरे खाते में डाल देंगे, फिर आप पैसे डाल दो। तो इस तरह के फ्रॉड होते हैं, टास्क रिलेटेड फ्रॉड। तो हम कोशिश करें कि इन सब से दूर रहें। चूँकि मैंने बताया कि जहाँ ग्रीड होती है, जैसे अभी डिस्कस चल रहा था कि हमें ग्रीड दी गई कि आपकी लॉटरी खुलने वाली है, मतलब पैसा डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, तो फिर हम कहीं ना कहीं लालच में आते हैं और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हम सबसे दूर रहते हैं। तो ये तमाम एहतियात को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। पिछले शुक्रवार को भी बातचीत जब हमने कई सारे विषयों पर हुई सर, तो हमारे दर्शकों के इस तरह के भी सुझाव आए कि अगले सप्ताह से हमें कोई नंबर भी जारी करें, ताकि यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं वो कई सारे दर्शक यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो भी हम अगले शुक्रवार से एक नंबर जारी करेंगे। आप CSP साहब से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले शुक्रवार का विषय OTP और अनचाही जो लिंक व्हाट्सएप पे आती है उसका हम डिस्कस करेंगे। आज आपने समय दिया, आप तमाम अतिथियों ने समय दिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।